हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ अवर चैनल यूपी पीसीएस फॉर ईयर एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। दिस इज़ फिजिक्स पार्ट 2 एंड वी आर रिवाइजिंग फॉर बीपीएससी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अभी जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो हुआ था, अच्छा ये स्पीड ऑफ साउंड तक हो गया था हमारा। ओके, लेट्स स्टार्ट आगे वाला टॉपिक। अगर हम बात करें अच्छा लाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। लाइट अभी नहीं हुआ है, लाइट के बारे में बता देते हैं पूरा। ओके, लाइट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ से आते हैं, ठीक है। चलो लाइट के बारे में बात करें। सबसे पहले एक मिनट, ठीक है। लाइट जो चलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, यस यस, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है एंड ये सीधी रे में चलती है, रे के फॉर्म में चलती है। दूसरी बात ये है, ओके, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि किसी सरफेस, किसी शाइनी सरफेस के पास जाएगी और टकरा कर वापस आना। यहाँ पर एक लॉ होता है, ठीक है ना। इस तरह इसको कहते हैं, अगर टकराना, टकराने के बाद वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक लॉ होता है, पहला लॉ होता है तुम्हारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जहाँ पर आई क्या है आपका, आई इज इक्वल्स टू इंसिडेंस एंगल और आर क्या है आपका, रिफ्लेक्शन एंगल। कैसे आप कहेंगे, क्या है आपका एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं सरफेस कह दूं और मैं कह दूं कि ये एक नॉर्मल है, ठीक है, जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे नॉर्मल बोलते हैं। और इस पॉइंट पर आपका ये जो आएगा, ठीक है ना, ये आपका जो आ रही है उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो जा रही है रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जो एंगल नॉर्मल से बनेगा इंसिडेंट रे के साथ उसे एंगल आई बोलेंगे, एंड जो नॉर्मल के साथ बनेगा एंगल आर बोलेंगे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। दिस इज लॉ, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन का ये लॉ है। दूसरा एक और लॉ होता है कि भाई साहब इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो हैं दे आर इन सेम प्लेन, ठीक है ना। ये तीनों जो है आपके एक ही प्लेन पे रहते हैं। ये दोनों आ चुके हैं पेपर में, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये हो गया आपका इसका। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन। लेट्स चेंज द कलर ताकि आपको थोड़ा सा बेटर लगे, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात कर लें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है आपका कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मीडियम का चेंज होता है, मीडियम का चेंज होता है, और यहाँ पे शाइनी सरफेस की बात नहीं कर रहे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे जैसे ये कहते हैं कि एक यहाँ पे सरफेस ए है, ठीक है ना, एंड सॉरी मीडियम ए है, मीडियम बी है, एंड मीडियम का चेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर अब यहाँ पर रे जो है ना, रे ऐसे जानी चाहिए थी, ये सार नो, अगर ये पाथ है रे का तो रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन पाथ डेविएट हो जाएगा। और क्या, सॉरी इसको मैं थोड़ा इरेज करके थोड़ा सा वो कर दूँ, छोटा कर इसको, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका जो पाथ है वो ऐसा पाथ है, ठीक है, डॉटर डॉटर है। लेकिन अब या तो फिर ये बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपका, फिर से देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, इसे नॉर्मल बोलेंगे। और इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, बेंडिंग ऑफ रेज का रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है ना, मीडियम का चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है। अब आओ, अगर देखिए तो ये केस पॉसिबल है, या फिर एक केस और पॉसिबल है। केस 1 हो गया, केस 1, ठीक है ना। केस 2 क्या होगा कि भाई नॉर्मल से दूर हट जाए, नॉर्मल से दूर हटेगी तो कैसे हो जाएगी, रे ऐसे जाएगी, तो ये केस 2 हो जाएगी, ठीक है ना। समझो, अब बता दें केस 1 केस 2 कैसे होगा, ठीक है ना। अब समझिए, अगर, ठीक है ना, देखो दो मीडियम है तो एक ज़्यादा डेंस होगा, डेंस मतलब घनत्व वाला। घनत्व, डेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा पार्टिकल एक ही मतलब कम वॉल्यूम में समाये हुए हैं, उसे डेंस ज़्यादा बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे 1 वॉल्यूम है, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में अगर मैं कह दूँ, ठीक है ना, 1 लीटर वॉल्यूम में अगर 1000 1000, चलो अब कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ कि एक में 400 पार्टिकल है और दूसरा है मीडियम 1 लीटर में, मतलब 1 मीटर क्यूब में, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो 400 300 है, तो कौन ज़्यादा डेंस होगा, तो आप कहेंगे सर पहला वाला ज़्यादा डेंस होगा, सेकंड वाला कम डेंस होगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो डेंस यहाँ पे सारा खेल डेंस एंड उसका है, ठीक है ना। अब देखिए मैं वो लिखा दूँ, ठीक है ना। देखो एक होता है, देखो रियल मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा, ठीक है ना। तो ये टू टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। बस ये आपसे पूछता है, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं याद रखना है कि अगर रियल मीडियम से, रियल मतलब कम लेस डेंस से ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टुवार्ड द नॉर्मल, रे बेंड हो जाएगी, मतलब केस नंबर 1। आगे लिख दे रहा हूँ मैं, केस नंबर 1, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करूँ, अगर डेंस से रियल मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, आपको इतना समझना पड़ेगा, ठीक है ना। केस नंबर 2 आपको इतना समझा दिया, ये सार नो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अच्छा बात कर लेते हैं एक चीज़, इसमें भी 2 लॉ हैं, 2 लॉ हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहता है, सबसे पहला लॉ क्या था आपका, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है ना। ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके सेम प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ नंबर 2, वो क्या कहता है आपका, स्नेल लॉ, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, ये क्या कहता है आपका, n इज इक्वल्स टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n2 अपान n1, ठीक है ना। मीडियम 2 का n क्या है, n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आपसे कह दे कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है वहाँ पर और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो इस तरह का रिलेशन आपको फॉर्म मिलता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्नेल लॉ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ ये है, हाँ, एक होता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण हिंदी में बोलते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है बताता हूँ। देखो एक केस तो ऐसा है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल डेंस से रियर में जा रहा था, ठीक है, एंड वो क्या हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ आया एंड इसका जो ये था पाथ, बट लेकिन जब डेंस रियर में जाएगा तो नॉर्मल से अभी हटेगा, तो हट गया, तो एक ऐसा आएगा पॉइंट कि जहाँ पर बोलना मेरे साथ, जहाँ पर आपका मीडियम 1 में, ठीक है ना, ये मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है ना, मीडियम 1 में वापस लौट जाएगी, तो वो न्यूनतम एंगल, वो न्यूनतम थीटा, वो न्यूनतम आई, ठीक है ना, कुछ भी कह लो आप, वो न्यूनतम एंगल, न्यूनतम मतलब स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो शॉर्टेस्ट एंगल जिसमें मीडियम 2 में जाने के बजाय मीडियम 1 में ही वापस लौट जाए रे तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कह रहे हैं, इसके एग्जांपल समझ लो आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल मैं आपको तो कैसे दूँ, हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखते होंगे कि जब आप पानी के बीकर में, ठीक है, आपने एक डंडी को छोड़ी, ठीक है ना, तो आपको वो झुकी हुई नज़र आती है, ये सार नो, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब आप पानी के उसमें, ठीक है ना, जो कॉइन नीचे पड़ा हुआ है वो आपको कुछ ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना, तो ये फील होता है किसी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। चलो वापस आते हैं। अच्छा रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता सको तो अच्छा, ठीक है, चलो। अच्छा इमेज फॉर्मेशन भी आपको सिखा दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन मतलब ऊपर वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना, पहला वाला पार्ट टाइप। रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस में, मैं प्लेन सरफेस बना रहा हूँ बार बार, लेकिन और भी सरफेसेस होती हैं, तो ये आपकी इंसिडेंट रे होती है आई, ये होती है आर, और बीच से अगर मैं खींच दूँ इसे नॉर्मल बोलते हैं, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये वाला रिफ्लेक्शन वाला है। आइए इसमें इमेज फॉर्मेशन आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ऑब्जेक्ट की सेम हाइट पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की रे गई, ठीक है ना, वापस आएगी यहीं पर, ठीक है ना, दूसरी, ठीक है ना, दूसरी क्या नाम है, ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इमेज जो फॉर्मेशन होता है इसमें, ऐसे लौट जाएगी, ठीक है, ओके, एंड ये जो जाएगी तो मतलब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तो जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो आपकी रियल इमेज होगी, ठीक है, एंड आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मतलब सॉरी रियली इन्वर्टेड बनेगी, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ, जो इसकी इमेज बनती है सेम हाइट की बनती है, ध्यान रखना,
ठीक है, ये आप ध्यान रख लो फिलहाल के लिए। और इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनाइट पे होता है, ठीक है। और क्या चीज़ इसके लिए होता है, और क्या और क्या और क्या और क्या, ठीक है, जो डेली यूज़ के लिए तो होता ही है, ठीक है। अब इधर आओ। अच्छा देखो, और जो पॉलिश सरफेस है, एग्जांपल के तौर पे एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया, ओके, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बना दिया, ठीक है। हाँ, तो एक ये वाला हो गया, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ओके। इसके इस तरफ नहीं बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ओके। चलो इस बात को भी आप समझ गए। कैसे याद करेंगे, कि गुफा की तरीके है ना, इसलिए कॉनकेव मिरर हो जाएगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा आराम से। चलो ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ओके, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, अगर आपको पता हो वो कितनी हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी लाइट रे के अंदर, किसी भी रे में दो होती हैं नेचर, ठीक है ना, दो होते हैं नेचर। एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो डुअल नेचर शो करता है, इस बात को ध्यान रखना, आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है ना। डुअल नेचर, लाइट रे डुअल नेचर शो करती है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं, हाँ इसमें मैं क्या बता, हाँ इसमें एक वर्ड यूज़ होता है लैटरली इन्वर्टेड। क्या यूज़ होता है, लैटरली इन्वर्टेड। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है लैटरली इन्वर्टेड, वर्ड यूज़ होता है, ओके। और बिहाइंड द मिरर इसका ऑब्जेक्ट वो बनता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर बनता है। और सेम साइज़ का बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम साइज़ का बनता है, ठीक है। ये चीज़ उसमें दिमाग से उतर गया था, स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। चलो वापस आते हैं। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर कौन सा है, ये वाला मिरर है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। पूछता है आपसे विच मिरर इज़ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर रे कैसे भी आप डालो और वो किसी एक पॉइंट पर आपको कन्वर्ज कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे ये आपका है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये उसका नॉर्मल हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे रे डाल रहा हूँ, यहाँ पे रे डाल रहा हूँ, यहाँ पे रे डाल रहा हूँ, कहीं पर भी रे जा रही है, ठीक है। बट ये सारे किसी एक पॉइंट पर, फोकस पर आकर कन्वर्ज होंगी, देखो, ठीक है। तो ये किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, ओके। नाम रखना कन्वर्जिंग मिरर। पूछता है सीधा सीधा विच वन इज़ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक आपको मारना है, कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज़ द कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी वजह से आपको पूछा जाता है, सॉरी, ठीक है, पसीना, ओके। नेक्स्ट, अगर हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हेडलाइट की टॉर्च पे यूज़ करते हैं। यूज़ आप इसको सुन लो, टॉर्च की हेडलाइट पे कौन सा यूज़ करते हैं, टॉर्च की हेडलाइट पर, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो एग्जांपल्स हैं वो सीधा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें और यूज़ करते हैं, डेंटल वाला जो होता है ना, जो दांतों वाले में यूज़ करते हैं, डेंटल जो मिरर होते हैं ना, वो इस यही होते हैं आपके, ठीक है ना, मैग्नीफाई करने के लिए देखते हैं, हाँ इसी। नेक्स्ट, और क्या, हाँ, शेविंग वगैरह में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसका बताइए, नहीं बताइए इसका, हाँ इसकी इसमें सुन लो, इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है इसकी। तो इमेज फॉर्मेशन में आप जान लो कि ये रियल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इसका एक केस होता है जिसमें वो इमेजिनरी बनती है, ठीक है ना, जैसे वो उसका मिरर के पीछे बन जाती है, वो सीधी बनती है। देखो समझना, अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। रियल होगी तो इन्वर्टेड बनेगी, इमेजिनरी होगी तो देखो, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मिरर से पहले बनेगी, मिरर के आगे बनेगी, इस बात को याद रखना। मिरर के आगे पहले मतलब लेफ्ट में, मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, हाँ इधर क्या होगा, लेफ्ट ही होगा, ठीक है। मिरर के लेफ्ट में बनेगी, ओके, लेफ्ट में बनेगी। कैसे, मतलब देखो ये मिरर है ना, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करके, हाईलाइट होगा, नहीं होगा, और कोई कलर वाला पेन,
डॉटेड डैश स्टार ब्रश, एक मिनट, एक मैजिक पेन था ना कोई, ये कौन सा है, वही डैब होने वाला। ठीक है, देखो अब सुनो, देखो ये जो है ना, अब इसके इस तरफ अगर कहीं पर भी बनती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। ओके, अगर हम इसके अगर इसके अगर इस तरफ कहीं बनने लगी, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्मेशन हुई है तो इरेक्ट बनेगी। अगर जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनेगी, बट अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, उल्टी बनेगी। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी इस साइड, लेफ्ट साइड में। तो ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, आओ देख लो। ये हो गया ना, इमेज हो गया, ठीक है, एरर बनेगी डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। चलो, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, कैसा होता है, सबसे पहले इसको मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ आपको। ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, चलो, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट क्या आपको मैं बात करूँगा, इसके यूज़ कहाँ पे होते हैं, इधर आओ, इसके मैं यूज़ बता दूँ। इसको साइड व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर रियर व्यू, ठीक है। और क्या इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना ही दिमाग में आ रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया है आपका, और क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, रिफ्रैक्टिव एन क्या आपका बताया था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था मैंने आपको, ये सारा स्नेल लॉ में। उस बात को एक और चीज़ नोट कर लेना वहाँ पर, जो चलो वहीं पर जाके लिख दे रहा हूँ कहीं पर, ओके, ताकि आप रिवीजन करो तो फिर आपको याद रहे। स्नेल लॉ, क्रिटिकल एंगल, ये हाँ, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एन बराबर फार्मूला होता है C/V, वेयर C इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और V क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। चलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो, अब बता दें रिफ्रैक्शन में, एक बार फिर से रिफ्लेक्शन के तो सारे मैंने बता दिया, ठीक है ना, एप्लीकेशंस वगैरह। अब इधर आओ, हाँ, अब अगर मैं कह दूं आपसे कि रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स बता दो, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, कॉइन वाला वो तो समझने के लिए आपको बता दिया था, लिख क्या रहा हूँ, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपैरेंट डेप्थ, कॉइथ वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अपैरेंट डेप्थ, मतलब जितनी डेप्थ है हमको उससे कम डेप्थ नज़र आती है, ठीक है ना। चलो, इस नेक्स्ट क्या होता है आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है ना। एक और चीज़ आपको बताओ, मिराजेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब वो चीज़ वहाँ पे होती नहीं है और आपको नज़र आती है कि इल्यूजन है। एग्जांपल के तौर पे जैसे रेगिस्तान में हमको पेड़ दिखाई देना, और मतलब वाटर का क्या बोलते हैं उसको, वाटर इकट्ठा हो, क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिखाई देना, पानी दिखाई देना, तो उसको मिराज बोलते हैं। बट होता नहीं वहाँ पर, ठीक है। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि जो फिश है वाटर के अंदर, वही कॉइन वाला कॉन्सेप्ट है, फिश ऊपर दिखाई दे रही हैं, मतलब शैलोवर दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसी काम हो, रिफ्रैक्शन का काम होगा, ठीक है ना। चलो ओके, अब हम बात करते हैं डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि जब हमारी पार्टिकल मतलब क्या बोलते हैं, रे आती है, सन से रे आती हैं, वो पार्टिकल से टकराती हैं, एंड पार्टिकल टकराने के बाद ये फैल जाती हैं, ठीक है ना, ये फैल जाती हैं, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता है, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन क्या है, रेनबो, ठीक है ना, आपको क्या हो जाएगा, रेनबो, ठीक है, इसका एग्जांपल है रेनबो। सब बात समझ में नहीं आ रही है, डिस्पर्शन का क्या है, ठीक है ना, रेनबो। और इसका वो क्या होता है, कलर क्या होता है, विबग्योर होता है, ठीक है ना, ऑर्डर पुश है कभी कभी, ठीक है ना, विबग्योर होता है, ठीक है। और हिंदी में बैनी आहत पी नाला ऐसे कुछ करके था ऑर्डर, तो आप देख सकते हो। रेनबो, हाँ, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, बता दिया करो हिंदी वालों थोड़ा सा, ठीक है ना। और रेनबो को तो इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना।
वेब को तो वो है ना, या ये देखो, ये है वॉयलेट, बैंगनी, फिर इंडिगो, फिर आपका ब्लू, ठीक है, फिर आपका ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड, ऐसा करके है, ठीक है। चलो आप देख सकते हो। एंड दूसरा चीज़ ये है आपका प्रिज्म में भी आपका डिस्पर्शन ही फॉलो होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ, ये ऑर्डर पूछ लेता है आपको किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वॉयलेट की सॉरी, ठीक है। हाँ, ये जो आपका जो विब ग्योर का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, विब ग्योर का जो ऑर्डर है, ठीक है, ये जो आपका विब ग्योर का जो ऑर्डर है ना आपका, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज़ का है, बोलो मेरे साथ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, ओके, वेवलेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है, वॉयलेट की, ठीक है ना, ठीक है ना, वेवलेंथ, लैम्डा ऑफ वॉयलेट, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वेवलेंथ होती क्या है ये भी जान लो आप, इतने यहाँ तक आ गए हो तो। देखो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई वेव है तो वेव ऐसे चलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड होता है। अब देखो यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर आपका ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है ना, ये देखो इसका पोजीशन ऐसे है, जब तक इसकी पोजीशन, इसकी कला मतलब इसका फेस जो है, इसका फेस सेम नहीं हो जाता, तब तक की जो हमारी लेंथ होती है उसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा ऑफ वॉयलेट जो है वो सबसे लेस है, ठीक है ना, फिर लैम्डा ऑफ इंडिगो, फिर लैम्डा ऑफ ब्लू, फिर लैम्डा ऑफ सबसे ज़्यादा जो लैम्डा है वो लैम्डा ऑफ रेड है, ठीक है। ध्यान रखना ये ऑर्डर है वेवलेंथ बढ़ने का, ठीक है ना, वेवलेंथ इंक्रीज का ये ऑर्डर है। चलो वापस आते ओके, नेक्स्ट है आपका स्कैटरिंग। स्कैटरिंग भी आपको पता है, ठीक है ना, रीडायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल अगर बताऊँ क्या हो जाएगा, हाँ, स्कैटरिंग का ही एग्जांपल समझ लो कि जो आपको जब सन डूबने के बाद, ठीक है, सनसेट के समय जो रेड आपको पूरा आसमान दिखाई देता है ना, रेड स्काई, तो वो आपको दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है ना। ओके, इतना समझ गया। सनराइज में भी यही होता है फिनोमिना, तो इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो रेड स्काई दिखाई था वो स्कैटरिंग का फिनोमिना सीधा आपसे पूछेगा, ठीक है ना। सॉरी, ओके, अगर हम पूछें उसके बाद, अगर आपसे बात करूँ मैं, हाँ, आई के ऊपर से एक दो क्वेश्चन बने हुए, तो आई भी जान लो आप, ठीक है ना। आई का पूछता है आपका, ठीक है ना, आई का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कम से कम कितनी डिस्टेंस हो ताकि किसी इंसान को कम दिख सके, ठीक है ना। तो उसके लिए कितनी होती है, ह्यूमन आई के लिए ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, सीधा आपको याद होना चाहिए, सीधा पूछेगा, सीधा आपको आंसर देना है, ठीक है ना। ह्यूमन आई के लिए, ठीक है ना, लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है ताकि दिखाई दे सके, तो कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिफेक्ट्स होते हैं कुछ, आई में क्या पूछता है, डिफेक्ट पूछता है, तो डिफेक्ट मतलब रोग या फिर कमी, जो भी आप हिंदी में देख लो, ठीक है। हाँ, एक होता है, सबसे पहला होता है मायोपिया, पहला होता है आपका मायोपिया, ठीक है। मायोपिया क्या हो जाएगा आपका, मायोपिया हो जाएगा नियर साइटनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नियर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो ओके, इसमें क्या हो जाएगा आपको, इस बात को समझो कि इसमें मतलब देखो नियर साइडनेस है, तो इसमें आपको नियर का दिखेगा, ठीक है ना, नियर का दिखेगा, ठीक है ना, फार का नहीं देख पाएगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके लिए करेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ये जरूर पूछता है कि भाई साहब ये कुछ भी भूल जाना, ये मत बोलना कि भैया मायोपिया में जो करेक्शन के लिए जो लेंस लगता है वो कौन सा लेंस होता है, उसे हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। देखो लेंस क्या होता है, अभी आपको मैंने मिरर बताया था, लेंस भी जान लो, छोटा सा जानो, इधर आओ, देखो इस तरह से जो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ उल्टा, ये हो जाए आपको कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरह से लेंस होते हैं, ठीक है, जो जिसमें रे पास हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो रे पास हो सकती है इनमें, लेकिन मिरर में रे पास नहीं होती, सॉरी, ठीक है ना, मिरर में रे पास नहीं होती, ओके। चलो वापस आते हैं, तो कॉनकेव लेंस लगते हैं। सेकेंड आपका जो डिफेक्ट है वो है आपका क्या है, हाइपरमेट्रोपिया,
इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या है आपका फार का दिखेगा, नियर का नहीं दिखेगा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नियर का नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूँ इसमें हाँ करेक्शन, इसका अगर करेक्शन की बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा, कौन लग जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस लग जाएगा। इसमें कॉनकेव लगा था, इसमें कॉन्वेक्स लग जाएगा। ठीक है, आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक आता है जिससे सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं, वो कौन सा था, क्या नाम था उसका, एक मिनट दिमाग से उधर गया। हाँ एक मिनट था, नहीं रुक जाओ, चलो आगे आते बताते इधर। हाँ तो एक लगता है जिसमें बाईफोकल लेंस लगता है करेक्शन के लिए, उसका नाम है जरा दृष्टि दोष हिंदी वालों। बाईफोकल लेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम बोलते एक होता है जिसमें बाईफोकल लेंस लगता था, वो था आपका क्या था, प्रेस बायोपिया शायद, हाँ यस 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 प्रेस बायोपिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये होता है प्रेस बायोपिया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं आ रहा होगा, तो ज़्यादा आपको बुद्धि लगानी भी नहीं। ठीक है ना, इसमें आपको दोनों बाईफोकल लेंस लगेंगे, दोनों लगेंगे, मतलब कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लिख दूँ प्लस कॉनकेव, चलो ठीक है। चलो, इसमें दोनों विजन का प्रॉब्लम रहता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एक होता है फिर जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगता है, ध्यान रखना, एक होता है जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगता है, सिलेंड्रिकल लेंस रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है ना, वो उसको 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 क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, एस्टी करके, एस्टी गै क्या था आपका, क्या था आपका एस्टिग्मेटिज्म, हाँ एस एस। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म था। ठीक है, इसमें क्या था आपका, ये रखना सिलेंड्रिकल लेंस लगते, सीधा सीधा इतना याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। और ये मतलब कॉर्निया की वजह से होता है, कॉर्निया डिसबैलेंस होती है जिसकी वजह से ये होता है, इतना अगर याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस बात को थोड़ा ज़्यादा रखो, देखो आपको एफ पता तो पहले, चलो लिख लो पहले, मैग्नीफिकेशन को एम बोलते हैं। ठीक है, एम। और अगर एफ बात करूँ फोकस की, फोकल लेंथ या फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, एफ से, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो एम बराबर क्या होता है आपका, एम बराबर हो जाएगा आपका क्या, वी बाई यू। वी क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ, एम हो जाएगा आपका मैग्नीफिकेशन। इसका एक और फार्मूला होता है शायद, आई अपान ओ होता है शायद, हाँ तो माइनस वी अपान यू होता है यहाँ पर। ठीक है, शायद माइनस, हाँ रियल के लिए माइनस लग जाता है और उसके लिए वो होता है। ठीक है, आ जाओ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वी, यू हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, चलो इधर आओ, जल्दी भागने से कोई फ़ायदा है नहीं, समझते चलो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट आपको खड़ा कर दिया, ये है आप। ठीक है ना, ठीक है, अब आपकी मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इसको बोलेंगे यू, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपकी इमेज मान लो कुछ यहाँ पर बन गई एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, कुछ ऐसे बन गई आपकी इमेज। ठीक है ना, आपकी इमेज यहाँ पर बन गई, तो आप क्या कहेंगे कि ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि आप कि ये डिस्टेंस दोनों सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, वो सारी बातें अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की बात कर ली हमने, तो मैग्नीफिकेशन के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा वी। ठीक है, तो वी अपान यू हो जाएगा। और ये देखो इसकी जो हाइट होती है उसको बोलेंगे क्या बोला था मैंने, आई अपान ओ बोला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ बोला मैंने एंड इमेज की हाइट को आई बोला है मैंने, तो हाइट के बेसिस पे भी जो रेशियो बनेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस भी लग जाता है, प्लस भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि लेंस का है, मिरर का है, उसके लिए मैग्नीफिकेशन दोनों में होता है, कितना बढ़ रहा है इस बात से डिपेंड करता है। ठीक है, चलो वापस करते हैं, लेकिन आई अपान ओ वाले माइनस नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब क्या है, पावर बचा, पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी देख लो एक बार। ठीक है,
पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू होता है 1/f, वेयर F इन मीटर। इस बात का ध्यान रखना, कई बार आपके साथ खेला है, ठीक है ना, F इन मीटर, या फिर P इज इक्वल टू 100/f। अब यहाँ पर F क्या है आप सेंटीमीटर में रखोगे, वेयर F इन सेंटीमीटर। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और पावर का आपको यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, यस डायोप्टर, ठीक है। चलो डी से डिनोट करते हैं हम डायोप्टर को, ठीक है डायोप्टर। चलो इतना समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा रिवीजन बेसिस में है तो थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको इसके साथ में अगर कोई आपके पास बुक वगैरह है तो उसको रेफ़र कर सकते हो, तो बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आपके लिए नया लग रहा है तो। वरना दिस इज़ सफिशिएंट आई थिंक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है मैं मतलब काफ़ी हद तक, कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं बट हेल्पफुल रहेगा। जिसको समझ में आ रहा होगा, देखो जो रेस में है यार, ठीक है ना, उनको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर इस समय भी अगर आपको नहीं आता, बेसिक आपका क्लियर नहीं है, तो फिर आप मुश्किल है यार, ये बात सच है। आपको झूठी तसल्ली देने से कोई फ़ायदा है नहीं, बट हाँ मुश्किल है, ठीक है। इतना तो आपको बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, हाँ ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ओके। सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। एग्जांपल के तौर पे देखा होगा आपने, जिस फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी था आपका, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट था वहाँ पर आपका, ठीक है। तो वहीं पर चार्ज बनता है। देखो एग्जाम्पल तो आई वहाँ पर था, और अगर हम उसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम के साथ वो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम चार्ज बोलते हैं, Q बराबर आई टी। या इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल Q बराबर NE होता है। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ई जो है कितना चार्ज है, कितना चार्ज होता है, इतना फिक्स होता है माइनस के साथ, ओके। तो Q क्या हो जाएगा आपका, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, वो n पर डिपेंड करेगा, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलकर वो चार्ज बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके ये बोलेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। Q बराबर NE फार्मूला होता है, सीधा आपसे पूछ लेता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल है उस पर इतना चार्ज है, पूछ लेगा Q बराबर क्या कहते हैं, 10 कूलाम है, 10 कूलाम, इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो और आपको E पता ही होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे, तो आप सीधा इस फार्मूले पुटअप करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंड फार्मूला जो चार्ज का होता है, चार्ज बराबर, अभी मैंने आपको बताया, चार्ज बराबर आई इंटू टी, ठीक है, Q बराबर आई इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर, करंट है, तो Q बराबर क्या है आपका, चार्ज, ठीक है। आई क्या है आपका, करंट, और टी क्या है, टाइम आपका, कितनी देर तक फ्लो हुआ वो। तो ये फार्मूला छोटे फार्मूला है, इसमें आपको कोई दो चीज़ पता होंगी, तीसरी चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूँ, दो होते हैं, आपको पता ही है कौन कौन से, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है ना। अप एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, आपको पता ही है ये वाली बात, ठीक है। एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ओके। चलिए हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ओके। हाँ एक चीज़ और जान लो कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इसमें क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ठीक है, इस बात को समझ लो, ओके। नेक्स्ट बताओ, टाइप्स हो गया, हाँ ये भी बता दिया आपको। अच्छा अगर हम इसके बाद बात करें कि, हाँ ओके नेक्स्ट बताते हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और आपका पोटेंशियल हो गया, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सॉरी, अगर मैं किसी भी चार्ज को यहाँ पर रख दूँ ऐसे, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगा, तो इस तरह की फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। द फील्ड क्रिएटेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे।
ठीक है, इस बात को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो नेक्स्ट समझ में आते हैं कि अगर मैं मान लो कि एक यहाँ प्लस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई फील होती है हमें, ठीक है, एंड माइनस पे जो है ना सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती हुई, ठीक है ना, कन्वर्ज होते हुए लगती है हमको, फील होती है। तो अगर आप पूछा जाए कि एक पोल है, ठीक है ना, डाइपोल है, इसमें प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसे बनेंगी आपकी, ये सार नो, यहाँ पर सब आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, बस इतना समझ लो ज़्यादा, ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ इसकी, हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर लिख लो, अगर इसको ई से डिनोट करते हैं, ये सारे नो, ठीक है, इसकी ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला लिख लो, इसका फार्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। और एक फार्मूला और लिख लो, F बराबर फोर्स है, QE, ठीक है, F बराबर QE, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों, ठीक है। चलो, और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, देखो F होता है न्यूटन पर कूलाम, इसका यूनिट हो जाएगी, यूनिट। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, वोल्टेज, ठीक है, V से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ जो सीधा टू द पॉइंट है और कीवर्ड है, ठीक है, ज़्यादा आपको मतलब डीप में बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इतना समझिए बस आप, ठीक है। और हाँ, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, क्या था, W, वर्क डन। हाँ, इसको मतलब डिफिनेशन क्या होती है, देखो किसी भी अनंत से मतलब इन्फिनिटी से अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को वहाँ से लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आते हैं, तो जितना हमने कार्य किया है ना, वर्क किया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे आपका क्या, वोल्टेज, ठीक है ना। चलो, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि V बराबर, ठीक है, W/Q, ये फार्मूला हो जाता है आपका, ठीक है। W क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन आप जानते हो ना, कार्य किया गया कार्य, अपान Q होता है आपका चार्ज पार्टिकल, मतलब कार्य, क्या बोलेंगे इसको, चार्ज को क्या बोलेंगे, कूलाम, कार्य बटा कूलाम, समझ जाओ यार, ठीक है ना, हिंदी मतलब थोड़ा सा, ठीक है, जो भी बोले, तो इसका यूनिट हो जाएगा, तो इसका होता है जूल, और जूल पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है, जूल पर कूलाम, ओके, समझ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, अब इसके बाद आता है वोल्टेज डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वोल्टेज डिफरेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। वोल्टेज डिफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी करंट की इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए वोल्टेज डिफरेंस का होना जरूरी है, ठीक है ना। अभी बीपीएससी में पूछा गया था, शायद 3 साल पहले वाली बात है, तो VA इज इक्वल टू VB, अगर दोनों बराबर होंगे तो नो चार्ज विल फ्लो, ठीक है ना, नो करंट विल फ्लो, ठीक है ना, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। अब सुनो, अगर VA बड़ा है VB से तो क्या हो जाएगा, देखो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो होता है करंट, तो भाई साहब करंट कैसे फ्लो होगा, A to B, ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखो, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। अब सुनो, अगर VB बड़ा है VA से तब क्या होगा आपका, तब आप कहेंगे भाई साहब B to A फ्लो होने लगेगा डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेगा तो आप बिखर जाएंगे वहाँ पर, तब आपको हमारी याद आएगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ओके भाई साहब, अब इसके बाद है रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ओम हो जाएगी, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें सॉरी, ठीक है, अगर हम इसकी क्या बने यूनिट, अगर देखो ओम का क्या लॉ था, ओम्स लॉ की बात भी कर लेते हैं अगर बात आई है तो, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या था आपका, ठीक है, ओम्स लॉ क्या था आपका, इधर आओ, ठीक है ना। तो V बराबर IR था, सॉरी मच्छर काट रहा है, ठीक है ना। ये मान लो कि I है, ये V है, तो V/I इज इक्वल टू R हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका, इस बात को समझो कि R मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर वगैरह फिक्स रहता है, ठीक है ना, समझना, मतलब चेंज नहीं करना है, तब ऐसा कुछ होता है।
चलो वापस आते हैं। आपको कम से कम इतना याद रखना चाहिए कि v बराबर आई आर होता है, ठीक है, v बराबर आई आर। ओके चलो आगे आते हैं। हाँ अब समझो। अच्छा इसको क्या मतलब ओम्स लॉ कब आया था ये याद रख लो, 1827 में आया था अप्रॉक्स, ठीक है ना। और इसके कौन थे, जॉर्ज ओम, ठीक है। चलो ओके अब हम बात करते हैं, क्या दो वर्ड आते हैं यहाँ पर, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। एक होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, एक होता है कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। इसको रो से डिनोट करते हैं, रो का साइन ये होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा क्या, रो बराबर आर ए बाई एल, ठीक है, आर ए बाई एल होता है। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है, एल हो जाएगा लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात क्या करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी हो जाएगी आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी आपकी मो का साइन क्या था, साइन भूल गया मैं, चलो ठीक है, दिमाग से उतर गया, स्लिप हो जाता है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी में कुछ नहीं है, देखो तो कंडक्टिविटी इज जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। कंडक्टिविटी ठीक है ना, इज 1/, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जस्ट उसका जो हो जाएगा ना, इसका रेजिस्टिविटी ये हो जाएगा 1/, रो, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर, यूनिट क्या है इसका, ओम मीटर, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो और या फिर इसको साइमन से बोलते हैं, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, साइमन से बोलते हैं इसको। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ अच्छा इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे आते हैं। तो मटेरियल सेम है तो रो आपका सेम रहता है, तो आपसे पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है वो बता दे रहा हूँ कि भाई साहब अगर हमें एरिया में, ठीक है ना, एरिया को 2 टाइम्स कर दूँ एंड लेंथ को 2 टाइम्स कर दूँ, दोनों को 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना, क्या चेंज आएगा। तो भाई साहब आपको क्या करना है, आर बराबर रो एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना, फार्मूला ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे R1 बराबर रो, ठीक है ना, लेंथ में क्या है, पहले मान लो कि पहले मान लो A1 था, पहले A था, बाद में क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, ये साथ लो। पहले लेंथ क्या थी, L थी, अब 2L हो जाएगी, ये साथ लो, बस यही आपको रखना है। तो पहले वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगी, ठीक है, ये R1 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है आपका R2 की, R2 बराबर हो जाएगा रो 2L/A क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, ये साथ लो, ठीक है ना, 2A हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अच्छा एरिया नहीं, यहाँ पे रेडियस करवा दे आपको, एरिया आप इजी पड़ जाएगा आपके लिए, यहाँ पे रेडियस कर लो, ठीक है ना, तब आपको मज़ा आएगा और, ठीक है ना। तो एरिया कितना, अगर तो रेडियस बदलना इतना, तो ए कितना होता है πr², तो रेडियस का स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स, तो एरिया का बदलेगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ये साथ लो। तो बस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2A की जगह 4A हो जाएगा, नहीं समझे, यहाँ पे हो जाएगा 4A, तो अब ये कट गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब R1/R2 का रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा बोलो मेरे साथ। तो आपने कहा सर देखो रो L/A अपॉन ये हो जाएगा रो L/2A, ये साथ लो रो L/2A, तो रो L से रो L कट गया, A से A कट गया, तो 2 ऊपर पहुँच गया, तो R1/R2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू R1/2, ये साथ लो। तो कुछ इस तरह से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा तो आप कर सकते हो। अब ओके नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो इसमें दो तरह से होता है, पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज है मतलब इसके स्टार्टिंग के बाद ये एंड हो गया, एंड के बाद अगले वाले का स्टार्टिंग जुड़ा होगा, फिर अगले वाले का एंड से, फिर स्टार्टिंग, फिर एंड से स्टार्टिंग, एंड से स्टार्टिंग, इस तरह से R1 R2 R3 एंड R4 इस तरह से जुड़ा है। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा, नेट निकालना है मुझे। यहाँ से बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, बैटरी इस तरह से नोट करते कनेक्ट कराने के लिए, ठीक है ना, सिंगल होता है ऐसे। तो अब मैंने कह दिया कि जो नेट आर नेट होगा वो कितना होगा इन द सीरीज़, ये सीरीज़ का पैटर्न है, ठीक है। तो इन द सीरीज़ आर नेट कितना हो जाएगा R1, बस सिंपल उनको जोड़ देना है, तो दिस इज कॉल्ड R3 + R4, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आगे भी होंगे तो एंड सो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें कैसे जोड़ता है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब यहीं पर आपको जोड़ना है सारे के सारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपको जोड़ना है, पांचवा, ऐसे मान लो मैंने आपको जोड़ दिए, ठीक है ना, इस तरह से आपको जुड़ गए, ठीक है ना। R1 एंड यहाँ से नीचे आपकी बैटरी कनेक्ट कर दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपकी बैटरी। तो 5 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 एंड R4 एंड R5, ठीक है। इस तरह से 5 रेजिस्टेंस है। लेट मी चेंज द कलर, काफ़ी टाइम हो गया, कोई अच्छा से कलर लेते हैं, दिखेगा, हाँ दिखना तो चाहिए, आई थिंक ठीक है दिख रहा है। चलो, तो अब आर नेट कितना हो जाएगा, तो 1/R नेट इज इक्वल्स टू, ऐसे आप करेंगे तो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आर नेट आपको निकल आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, पावर की अगर बात करते हैं तो पावर इन इलेक्ट्रिक करंट्स अगर बात करें, पावर क्या हो जाएगा आपका, P = VI, फार्मूला है, सीधा सीधा याद रखना। आपके पास दूसरा फार्मूला P का क्या होता है, V²/R, एंड तीसरा फार्मूला क्या हो जाता है आपका, P = I²R, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपके हैं, तीनों पावर के हैं। आप देख सकते हैं कोई 2 चीज़ दिया होगा, तीसरा निकालना होगा, एंड यूनिट वही होगी, ठीक है ना। यूनिट क्या थी आपकी पावर की, वाट ही होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से कोशिश करते हैं ख़त्म करें, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, ओके। हाँ, अब इधर जान लो कि ए मीटर क्या होता है, ए मीटर और वोल्ट मीटर जान लो थोड़ा सा। ए मीटर क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, ठीक है, ठीक है, करंट को मेजरमेंट करता है। अगर हम बात करें, इसको हम लोग लगाते हैं, बहुत गर्मी है, ठीक है, इसको लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। क्यों लो रेजिस्टेंस होता है, ताकि इम्पैक्ट कम करे, ठीक है ना। और हाँ, इसी का जस्ट अपोजिट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट पूछता है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सीधा सीधी वही बात लिखवा रहा हूँ। वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आपको तो सीधा की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका काम क्या था, वोल्ट है तो वोल्टेज से आपको क्या, पोटेंशियल मेजरमेंट करता है ये काम, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। चलो, एंड हाँ, ये पैरेलल में लगेगा, एंड ए मीटर को आप सीरीज में लगाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट होता है गैल्वेनोमीटर, इसको भी जान लो जाते जाते, ठीक है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, ठीक है ना, ये स्मॉल करंट्स, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल करंट्स को मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होता है। और ये क्या नाम है, ये इसका भी बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, बट ये शंट में लगा होता है, शंट मतलब पैरेलल होता है, ठीक है ना, कहीं कंफ्यूज मत होता ना, ठीक है, ठीक है। एंड और इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाई कनेक्टिंग। इसके साथ अगर मैं हाई मतलब इसको लो के साथ करेंगे तो आपका ए मीटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना, समझना। लो के साथ करेंगे तो हम ए मीटर की तरह काम करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड हाँ, अगर हाई के साथ करेंगे, हाई रेजिस्टिविटी के साथ अगर हम करेंगे
तो क्या है, वो काम करेगा हमारा वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा ये। एंड वोल्ट मीटर की तरह जब काम करेगा ना, तो इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, अब ध्यान रखना यहाँ अपोजिट होगा। वोल्ट मीटर वैसे देखो पैरेलल में लग रहा था, लेकिन अब वोल्ट मीटर जो है ना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये सीरीज में लगेगा। एंड ये जब इसकी तरफ काम कर रहा होगा ना ए मीटर की तरह, तब ये पैरेलल में लगेगा। उल्टा होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनो। देखो ए मीटर को हमने लगाया था, देखो लो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा था, अभी जा रहा हूँ, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर जब ए मीटर की तरह काम करेगा लो रेजिस्टेंस में, बट ये पैरेलल में रहेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब आओ देखो इधर वोल्ट मीटर पोटेंशियल हाई रेजिस्टेंस होता है इसमें, तो हाई रेजिस्टेंस की तरह जब हम उसको काम करवाएंगे तो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा गैल्वेनोमीटर, और इसको हम सीरीज में लगाएंगे। समझ में आता है, जस्ट अपोजिट। ओके ठीक है। हाँ फ्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। फ्यूज़ का क्या है ना, फ्यूज़ का पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है, ये पूछता है आपसे, ठीक है ना। तो फ्यूज़ का ध्यान रखना कि लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये दो बातें आपको फ्यूज़ में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ओके फ्यूज़ को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलो ओके नेक्स्ट। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो ट्रांसफार्मर वगैरह आते हैं। तो ट्रांसफार्मर में भी आपको दो तरह के होते हैं, अब ये भी जान लो, आज कर ले लेते हैं इसको भी। बहुत आज मैं सोच रहा हूँ ख़त्म ही कर दो जितना जितना हो सकता है। ट्रांसफार्मर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। जो आपके घरों में बिजली पहुंचाता है वो स्टेप डाउन वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। होम, ठीक है ना, होम तक घर में मतलब जो मोहल्ले में लगा होता है उसके मैं बात करूँ, स्टेप डाउन वाला होता है, ठीक है। स्टेप अप का मतलब इंक्रीज़ करता है पोटेंशियल को, सॉरी मतलब इसमें, हाँ जो इसमें होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं होता, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, अगर इस पे हम लोग फ्लो कराएं तो इसकी वजह से इस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके वापस आते हैं, हाँ ओके। इसके बाद एक आता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर, डायनेमो सब समझ लो अभी, ठीक है ना, फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये क्या करता है आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही पूछेगा आपसे, ठीक है ना, और बुद्धि नहीं लगानी है आपको, कुछ भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब यूज़ क्या होती है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया आपका, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई आपकी, ठीक है ना, एंड ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, उन सब में यूज़ होता है। जैसे आपका वो भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे कोई भी यार चलने वाली जिसमें शाफ्ट लगा होता है, जिसमें रोटेट होता रहता है, वो आपका, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, डायनामो क्या करता है, सीधा सीधा पूछता है आपसे, मजाक नहीं करो। डायनामो करो आपको मैकेनिकल एनर्जी को जस्ट अपोजिट, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया हो गया आपको, ठीक है ना, कुछ नहीं। अब इधर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है आपका, देखो जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, देखो ये भी दो तरह से होते हैं, एक होता है एन टाइप, पी टाइप, ठीक है ना, एन टाइप, पी टाइप। अगर इसमें एन मतलब होता है निगेटिव, मतलब ऐसा मान लो, एन मतलब निगेटिव मान लो, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो भाई साहब जो बीच वाला कॉलम है, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये वाला कॉलम है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपका, इसके अलावा जो होंगे, देखो इसके जो अगर एल्युमिनियम वाली जो इम्प्योरिटी से मिला दें, ठीक है, ये तो प्योर हो गए, ठीक है ना, ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अगर इस पर इम्प्योरिटीज़ हम मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज़ मतलब किसी और बगल बाजू वाले एलिमेंट, ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, एंड ये ग्रुप 15 वाली, ठीक है ना, ग्रुप 15 वाली अगर हम किसी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, उनकी अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तो हम एन टाइप को प्राप्त करते हैं। ग्रुप 15 वाला पूछ लेगा आपसे, ग्रुप 15 वाले से एन टाइप मिलेगा, और ग्रुप 13 वाले से अगर इम्प्योरिटी मिलाते तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ध्यान रखना। गॉट इट, चलो ठीक है।
ओके, यूज़ कहाँ होते हैं? ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड्स में यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड आईसीज में यूज़ होते हैं, सोलर सेल वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है ना? ये सब बहुत छोटी चीज़ हो जाएंगी। अब सुनो, एक आता है सुपर कंडक्टिविटी, इसको भी देख लो। देखो, अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले एक चीज़ और, देखो मेटल जो होते हैं, ठीक है ना, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, रजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पर सेमीकंडक्टर जो होते हैं या कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है ना, एक और कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है ना। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती है। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया रहता है, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ बस। बहुत गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करता हूँ थोड़ा सा, आवाज़ थोड़ी सी आएगी, ठीक है, फ़ैन की, तो टेंशन मत लेना। ओके, आ जाओ, सोच रहे ख़त्म ही कर लें यार, कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो वो निपटा दे। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो छूट ही गई है ना, इधर वो भी कर लाते हैं। इसी एग्जांपल के तौर पे एक आपका छूट गया था कूलम लॉ, ठीक है ना, जो ठीक है, जो भी चीज़ें छूट जाएंगी इन केस, तो एक एक्टिव रिकॉल सेशन की तरह मैं करा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन या 3 मतलब 1 हफ्ते पहले जस्ट, तो हर एक सेशन का एक्टिव रिकॉल सेशन ले लूँगा, तो उसमें जस्ट मतलब कुछ ही टॉपिक्स को जो बचेंगे या फिर सबका रिकॉल करा दूँगा एक मोटा, ठीक है। चलो आते हैं वापस, तो इसका फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R², ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मतलब देखो कोई भी दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड उसके रेडियस के, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको कूलम लॉ होता है, मोटा समझ लो। एफ यहाँ पर फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स है। Q1 Q2 क्या चार्ज है, आर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहीं पर होता है गॉस लॉ, उसको भी देखना हो तो देख लो। गॉस लॉ कहता है कि वहाँ से किसी भी सरफेस से, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब जो चार्ज पार्टिकल वाला ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके द्वारा निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना, फाई, ठीक है ना, उसका जो फाई है वो Q/ε0 के इक्वल होता है, ठीक है ना, ऐसा। चलो इतना समझ लो कि Q/ε0 इतना समझ लो, ठीक है ना, जो फाई होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है, बस। अच्छा, एंड हाँ, ये क्लोज सरफेस होता है, ध्यान रखना, क्लोज ओपन सरफेस में काम नहीं करेगा। क्यू इनक्लोज लेते हैं, क्यू इनक्लोज एग्जांपल के तौर पे, चलो करके दिखा दूँ तुम्हें। एग्जांपल के तौर पे 4, एक यहाँ पे है +1 कूलाम, एक यहाँ पे है +2 कूलाम, एक यहाँ पे +3 कूलाम, ठीक है ना, और एक यहाँ पर है +4 कूलाम, ठीक है। तो कुल मिला के हम कितना लेंगे फाई निकालने के लिए, तो लेंगे आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4, तो कुल मिला के 7/ε0 ऐसे करके हम